हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करेंगे विद द सोर्स। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दो तरीके के करंट होते हैं। एक होता है आपके पास अल्टरनेटिंग करंट, ध्यान रखिए, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है आपके पास डायरेक्ट करंट। तो यहां पे हम केवल डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो बेसिकली दो करंट होते हैं, दो तरीके के करंट्स होते हैं, अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट। तो आपको पता है कि अगर कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। मतलब करंट कभी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, कभी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो वो हमेशा डायरेक्शन क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज करता रहता है। मतलब कभी वो ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। जबकि डायरेक्ट करंट वो करंट होती है विच डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और विच फ्लोज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। एक फिक्स मैग्नीट्यूड होता है करंट का और वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होती है। तो एक बार में वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। अल्टरनेटिंग करंट की तरह नहीं, अल्टरनेटिंग करंट इधर को फ्लो होती है फिर उधर को फ्लो होती है। तो ये कंटिन्यूअसली अपने आप चेंज होती रहती है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है और जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। एक फिक्स करंट है, जितनी करंट फ्लो हो रही है उतनी हो रही है और एक ही डायरेक्शन में हो रही है, वो क्या है, डायरेक्ट करंट। अब मैंने बताया आपको कि हम इस चैप्टर में केवल डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्ट करंट आता कहां से है, मींस व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। सो बेसिकली एक डिवाइस होता है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सिंपली आप उसको सेल भी कह सकते हो। तो सेल इज द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का एक सोर्स होता है जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर सेल कहते हो। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पे दो तरीके के हमारे पास सेल्स होते हैं। वन इज कॉल्ड प्राइमरी सेल एंड अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के हमारे पास सेल्स होते हैं। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल क्या है, सेल इज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। सेल क्या है, डायरेक्ट करंट का एक सोर्स है। और यहां पर डायरेक्ट करंट के मतलब दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, दो तरीके के सेल्स होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया। तो जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है दैट इज एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट। वही क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो फिर डायरेक्ट करंट क्या होती है, डायरेक्ट करंट का सोर्स आप जानते हो, डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होता है, सेल होता है। तो आपने देखा होगा जो आपके रिमोट कंट्रोल होते हैं या फिर जो वॉचेस होती हैं, क्लॉक्स होते हैं, उनमें जो छोटे छोटे सेल्स लगते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो वहां पे डायरेक्ट करंट फ्लो होती है। जबकि आपके घर में जो आती है, आपका टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक आयन जो भी होते हैं, ये किससे चलते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। ये भी दो टाइप के हैं। वन इज प्राइमरी। तो प्राइमरी सेल्स आर दो सेल्स which cannot be used again once they are exhausted। एक बार अगर वो खत्म हो गए, एक बार उनकी लाइफ खत्म हो गई, वो एक बार कंप्लीटली आपने यूटिलाइज कर लिया उनको, तो उसके बाद आप दोबारा उनको यूज नहीं कर सकते हो। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्राइमरी सेल्स। while the secondary cells are those cells which can be used again and again by recharging। मतलब एक बार वो एग्जॉस्ट भी हो गए, आप उसको अगेन चार्ज करते हो और फिर से आप उनको यूज कर सकते हो। तो आपने देखा होगा प्राइमरी सेल्स, मैंने बताया जैसे आपके घड़ी में होता है या फिर आपके रिमोट में होते हैं, ये क्या होते हैं, प्राइमरी सेल्स होते हैं। तो सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, तो सेकेंडरी सेल्स जैसे आपके लैपटॉप्स हो गए या फिर आपके सेल फोन्स हो गए, इवन आपके घर में जो इन्वर्टर्स होते हैं, इन्वर्टर्स की बैटरी जो होती है, वो बैटरी भी क्या है, वो भी एक सेकेंडरी सेल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बार अगर वो बैटरी खत्म हो गई तो आप क्या करते हो, दोबारा उसको चार्ज करते हो और उस बैटरी को आप दोबारा से यूज कर सकते हो। लेकिन प्राइमरी सेल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। आपने देखा भी होगा, अगर आप रिमोट में जो सेल यूज करते हो, अगर आप एक बार उसको एग्जॉस्ट कर चुके हो, एक बार खत्म कर चुके हो, तो आप दोबारा से उनको यूज नहीं कर सकते हो। तो उनको क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, आपको फिर से नया सेल यूज करना पड़ता है। तो ये मेन डिफरेंस है प्राइमरी और सेकंड सेल में। तो यहाँ पे सेकंड प्राइमरी सेल में जो है ये रिएक्शन जो होती है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो
ये केमिकल रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होती है और ये केमिकल रिएक्शन रिवर्स नहीं होती। आप रिचार्ज करके सेल को उस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हो, जबकि सेकेंडरी सेल में आप उस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हो जब आप उस बैटरी को या उस सेल को क्या कर रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, वापस रिचार्ज हो जाता है, आप दोबारा उसको यूज कर सकते हो। तो आई होप इट इज क्लियर कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं और सेल का काम क्या होता है। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज flowing through a conductor. Charge is denoted by Q per unit time. तो Q upon time. Time is denoted by T. तो आप कह सकते हो I equal to Q by T. Now ध्यान रखिए, यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट जो होती है चार्ज की, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, दैट इज कूलम। एंड SI यूनिट ऑफ टाइम वो तो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज सेकेंड। And what is the SI unit of current? SI unit of electric current, that is वो क्या है, that is called एम्पियर। इसको हम कहते हैं एम्पियर और इसको हम डिनोट करते हैं A से, कूलम को हम डिनोट करते हैं C से। तो अगर मैं I की बात करूं तो एम्पियर, एम्पियर की इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज कूलम, क्योंकि Q की यूनिट क्या होती है, कूलम, अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो एम्पियर किसकी यूनिट है, एम्पियर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, SI यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। इससे छोटी और भी यूनिट होती हैं, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, आपको पता है मिली लग जाता है, दैट इज 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर दैट इज 10⁻⁶ एम्पियर। तो ये और भी छोटी यूनिट्स हो जाएंगी इलेक्ट्रिक करंट की। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। अब बात आती है कि चार्ज आता कहां से है और ये फ्लो कैसे होता है। देखिए, अगर हम सिर्फ कंडक्टर्स की बात करें, केवल सॉलिड कंडक्टर्स की बात करें, क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन में करंट फ्लो करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम सॉलिड्स की बात करेंगे। तो सॉलिड्स में जो करंट फ्लो होता है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और उसी की वजह से करंट फ्लो हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ही करंट फ्लो होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसी की वजह से करंट फ्लो होता है, क्योंकि और कोई ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। तो देखिए, आपको पता है एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकता है, और आपको पता है चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं दो ही होते हैं किसी भी एटम में, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, दो ही टाइप के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन तो लूज करता नहीं है कोई भी एटम, जो स्टेबल एटम होता है वो इजीली प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को तो लूज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स को नहीं करते हैं। तो इस वजह से करंट जो फ्लो होता है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो होंगे तो ही चार्ज फ्लो होगा। क्यों चार्ज फ्लो होगा? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, ध्यान रखिए, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का, आप देख सकते हो कितना कम है। तो अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा? तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 कूलम में होंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, सिंपल मैथ्स है। तो दैट इज इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, सो दैट इज अराउंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा। तो आप देख सकते हो कितना बड़ी क्वांटिटी है ये, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एक कूलम चार्ज के लिए। तो आप समझ सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो कितना कम होता है। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उनके साथ चार्ज भी फ्लो होगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब, और करंट की डेफिनेशन क्या होती है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तभी तक चार्ज फ्लो होगा, इसका मतलब तभी तक करंट फ्लो हो रही है। और उसके बाद
करंट, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम डायरेक्शन कैसे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है, कोई एक वायर है, मान लेते हैं हमारे पास ए से लेके बी तक, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स ए से बी तक फ्लो हो रहे हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन है। तो मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं ए टू बी, तो हमेशा ध्यान रखिए द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट को हम हमेशा किस डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स ए से लेके बी की तरफ फ्लो हो रहे हैं तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कौन सी है? बी टू ए। ये क्या है? करंट की डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, करंट हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होगी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उस डायरेक्शन में नहीं होगी करंट फ्लो, किधर को होगी? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। और ये करंट किसकी वजह से फ्लो होती है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आपको पता है ऑलरेडी नेगेटिव होता है। यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे है नहीं। तो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, ध्यान रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, वो आपको ऑलरेडी पता है। प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट इज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लो। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होती है। तो कभी भी इस बात से कंफ्यूज मत होइए आप। द नेक्स्ट पॉइंट इज द सिंबल्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या हम सिंबल्स यूज करते हैं। अब देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारी चीजें हम यूटिलाइज करते हैं, बहुत सारे यूज करते हैं। जैसे कि एक सोर्स हो गया, सोर्स डायरेक्ट करंट का जो सोर्स होगा, बैटरी हो गई, आपका सेल हो गया, उसको आप डिनोट करोगे। अब अगर आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हो तो उसमें आप बैटरी तो पूरी बनाओगे नहीं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो एक सर्किट बनाने में बैटरी बनाएंगे, फिर अगर बल्ब होगा तो बल्ब का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इन सारे डायग्राम्स को ना बना के सिंबल्स यूज करते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी क्या सर्किट बनाइए और आपको पता भी चल जाए कि कहां पे आपने कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कौन सा अप्लायंस रखा हुआ है। तो यही सिंबल्स हम यूज करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेज की, जो सोर्सेज हैं। तो यहां पे ध्यान रखिए, दो तरीके के सोर्सेज हैं। सबसे पहला एसी सोर्स आता है आपके पास। तो एसी सोर्स को जनरली हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, एसी सोर्स को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो ये तो एसी सोर्स हो गया। तो बेसिकली एसी सोर्स के बारे में तो हम पढ़ने नहीं वाले हैं। अब डीसी सोर्स में आपके पता है दो तरीके के सेल्स हैं आपके पास, प्राइमरी सेकेंडरी सेल। तो एक सेल होता है, सेल को आप किस तरीके से डिनोट करते हो? इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? सेल का। ये हो गया आपके पास सेल। और दूसरा होता है आपके पास बैटरी। तो बैटरी को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो? बैटरी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। बैटरी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये किसका है? बैटरी का सिंबल हो गया। अब देखिए, यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है। बैटरी में देखिए दो लाइंस आप डिनोट कर रहे हो सेल या बैटरी में, एक बहुत छोटी सी लाइन है और एक उससे काफी बड़ी है। तो जो स्मॉलर लाइन है, जो ये स्मॉलर साइड है, उस तरफ होता है आपका नेगेटिव साइड। ये पार्ट जो होता है दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। एसी में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि इसमें करंट क्या होती रहती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स हो ही नहीं पाएगा। तो क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, तो जिस समय पॉजिटिव था कुछ देर बाद नेगेटिव हो जाएगा, फिर वो कुछ देर बाद पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए एसी सोर्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जबकि सेल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और बैटरी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये तो सोर्सेज के सिंबल्स हो गए। तो यहाँ पे भी देखिए नेगेटिव पार्ट ये वाला होगा, जो छोटा वाला साइड होगा, और जो बड़ी वाली लाइंस होगी उस तरफ आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और आपको पता है देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फ्लो, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होंगे, इधर से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होंगे। तो इसका मतलब चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ही तरफ फ्लो होगा। ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो करंट किस तरफ होगा फिर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो करंट पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इस बात को ध्यान से सुन लीजिए आप, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। तो ये तो हो गए सोर्स के सिंबल्स। अब आती है बात स्विचेस या कीज की, जो आप की यूज करते हो जिससे आप सर्किट को ऑन या ऑफ करते हो, उनके सिंबल्स क्या होते हैं। तो ऑन या ऑफ करने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लग होता है, प्लग को आप हटा दोगे या प्लग को आप इंसर्ट कर देते हो तो सर्किट ऑन हो जाता है, अगर हटा दोगे तो ऑफ हो जाता है। या स्विचेस होते हैं, स्विचेस को ऑन या ऑफ करते हैं। एक टैपिंग स्विच होता है जिसको आप टैप करते हो तो वो सर्किट ऑन हो जाता है, फिर टैप करते हो तो सर्किट ऑफ हो जाता है। तो इनके भी अलग अलग सिंबल्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास प्लग या की। जो प्लग होता है, प्लग को हम जनरली इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो प्लग को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, या फिर एक और सिंबल होता है, यह है प्लग का, यह है गया प्लग का। एक और चीज होती है स्विच का, तो स्विच को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये हो गया आपका स्विच, ये हो गया स्विच। और एक और चीज आपके पास है दैट इज टैपिंग स्विच। तो टैपिंग स्विच को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, ये हो गया आपके टैपिंग स्विच। तो ये हो गया टैपिंग स्विच। लेकिन ये तब होता है जब सर्किट ओपन है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, ये किसके लिए होता है, ये जब सर्किट क्या है, ओपन है। ध्यान रखिए, ये किसके लिए है, ओपन सर्किट के लिए। ओपन सर्किट का मतलब हुआ जब करंट फ्लो नहीं हो रही। करंट कहां से फ्लो होगी, अभी आपने प्लग इंसर्ट ही नहीं किया, या फिर स्विच जो है ये ऑफ है, यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है, ये डिस्कनेक्टेड है, यहाँ पे भी डिस्कनेक्टेड है। तो ये सर्किट, इसको हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। अभी पढ़ेंगे हम ओपन और क्लोज सर्किट के बारे में। लेकिन जब सर्किट क्लोज हो जाता है तो तब हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिए। प्लग जो है, प्लग को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये हो गया आपका प्लग। स्विच को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, ये हो गया आपका स्विच, ये हो गया आपका स्विच। तो देखो अब कनेक्शन हो गया। और टैपिंग स्विच को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, ये हो गया आपका टैपिंग स्विच। और ये कब होगा, जब आपका सर्किट क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। तो ध्यान रखिए, दिस इज क्लोज्ड सर्किट, ये क्लोज सर्किट के लिए। जबकि ये जो ऊपर वाला था ये किसके लिए था, ओपन सर्किट के लिए था। तो इन्हीं का रोल होता है, जो प्लग या कीज होती है ना, इन्हीं का रोल होता है सर्किट को ओपन या क्लोज करने में। अगर आप इसको एक बार पुश कर दोगे तो इस तरीके से सर्किट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो सर्किट ओपन हो जाएगा, फिर से एक बार करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा। तो स्विचेस ऑन ऑफ करके आप सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास, मींस नेक्स्ट जो सिंबल्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स होंगे अभी। तो ये तो आपको पता चल गया कि सोर्सेस क्या क्या हैं और ये कीज क्या क्या हैं, ये सर्किट को ऑन और ऑफ करने के काम आती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है रेजिस्टेंस, और यू कैन से रेजिस्टेंस वायर। तो रेजिस्टेंस वायर को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, रेजिस्टेंस वायर को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। अब आप पूछोगे कि रेजिस्टेंस वायर होती क्या है, तो रेजिस्टेंस वायर को समझने के लिए सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा। सो रेजिस्टेंस इज एन ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या है, एक ऑब्स्टेकल है, या आप कह सकते हो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी by virtue of which a body opposes the flow of current। रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। ये ऑब्स्टेकल है, रुकावट है करंट के फ्लो में। मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट को फ्लो होने में उतनी प्रॉब्लम होगी, करंट क्या होगा, उतना कम फ्लो हो पाएगा। रेजिस्टेंस जितना कम होगा मतलब ऑब्स्टेकल कम है, रुकावट कम है, तो करंट इजीली फ्लो हो जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो रेजिस्टेंस जो वायर होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की वायर्स होती हैं, पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जिससे आप रेजिस्टेंस बनाते हो। तो रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिए, दिस इज द वे ऑफ डिनोटिंग द रेजिस्टेंस। एक और चीज होती है आपके पास, दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट। सो बेसिकली रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट भी एक रेजिस्टेंस ही होता है, बट इट हैज वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। तो इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। यहां पे एक कनेक्शन होता है, तो एक कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को आप आगे पीछे खिसकाओगे तो उससे जो रेजिस्टेंस होता है रियोस्टेट का वो कम या ज्यादा होता है। तो बेसिकली रियोस्टेट भी क्या है, रेजिस्टेंस ही है, बस आप उसके रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हो, वेरी कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो रियोस्टेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब कुछ और सिंबल्स हमारे पास हैं रियोस्टेट के बाद, जैसे और भी हैं, जैसे आपके पास अमीटर हो गया। तो अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन अमीटर। अमीटर क्या होता है, सो अमीटर is an instrument which is used to
measure the electric current flowing in a circuit। किसी भी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एक डिवाइस, उसका नाम क्या है, अमीटर। अब अमीटर को कैसे डिनोट करते हैं, अमीटर को डिनोट करते हैं हम ए से। किस तरीके से डिनोट करते हैं हम अमीटर को, ए से। तो ये हो गया आपका अमीटर। तो अमीटर को आप ए से डिनोट करते हो, तो ये हो गया आपका अमीटर का सिंबल। द नेक्स्ट इज गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट होता है आपके पास गैल्वेनोमीटर। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट। ये करंट को मेजर नहीं करता, इसका सिर्फ एक काम होता है ये पता करना कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है जब भी करंट फ्लो हो रही है, तो हमको पता चल जाता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। अदरवाइज ये एज इट इज रहता है, तो अगर ये एज इट इज रहता है तो इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर को हम जी से डिनोट करते हैं इस तरीके से। और एक और डिवाइस हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। एक और होता है दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और यू कैन से वोल्टेज। वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम जो डिवाइस आता है उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिए वोल्ट मीटर के लिए अलग से कनेक्शन लगता है। यहाँ पे आपका लोड है तो वोल्ट मीटर को हम डिनोट करते हैं किससे, V से। तो वोल्ट मीटर को आप इस तरीके से V से डिनोट कर सकते हो। तो दिस इज योर वोल्ट मीटर। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, अलग अलग अप्लायंसेस के लिए सिंबल्स यूज करते हो। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट, कुछ टर्म्स आती हैं जिनको आपको समझना है। वन ऑफ देम इज लोड। ये लोड होता क्या है, ध्यान रखिए। लोड इज बेसिकली इज अ टर्म यूज फॉर वेरियस अप्लायंसेस। जितने भी अप्लायंसेस यूज होते हैं इन अ सर्किट उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं लोड। लोड का मतलब वो सारे अप्लायंसेस, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो वो सारे अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल बल्ब हो गया, तो बल्ब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को यूज कर रहा है, तो वो क्या है, एक लोड है। ठीक है, उसी तरीके से टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब किसका काम कर रहे हैं, लोड का काम कर रहे हैं। तो ये सब किसके अंडर आते हैं, लोड। इनको हम क्या टर्म यूज करते हैं इनके लिए, लोड। मतलब आपके घर में जितने सारे अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं तो वो सारे क्या हो गए, लोड हो गए। मतलब ज्यादा अप्लायंसेस यूज करोगे इसका मतलब लोड ज्यादा है। तो आपने सुना भी होगा कि लोड ज्यादा है या लोड कम है। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है इसका मतलब लोड ज्यादा है, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है इसका मतलब लोड कम है। तो इन सब के लिए हम लोड यूज करते हैं। लोड को जनरली हम सिंपल रेजिस्टेंस से ही शो कर लेते हैं, जैसे हम रेजिस्टेंस को शो करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सिंबल्स समझ में आ गए होंगे कि ये सिंबल्स क्या होते हैं और हम किस तरीके से इनको यूटिलाइज करते हैं किसी भी सर्किट में। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ सर्किट। एक सर्किट होता क्या है। सो बेसिकली अ सर्किट इज एन अरेंजमेंट in which various appliances are connected with the help of wire in which the electricity flows and they convert electricity into some other form of energy or use the electricity to do some work. तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक अरेंजमेंट होता है जहां पे आप अलग अलग अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हो और उनके थ्रू क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हो, फ्लो करते हो। और फिर वो क्या करते हैं, वो उस इलेक्ट्रिसिटी को या फिर उस इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, यूज करते हैं और उस इलेक्ट्रिक करंट को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या फिर उससे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बल्ब, तो बल्ब को क्या करते हो, बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वो उस इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूज कर रहा है, वो उससे कन्वर्ट कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट में। तो लाइट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसी तरीके से आपने मिक्सर देखा होगा, मिक्सर, ग्राइंडर, ये भी जितने भी अप्लायंसेस होते हैं आपके, ये क्या कर रहे हैं, आप इनमें क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्क में। मतलब उससे यूज करके वो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके कुछ वर्क करते हैं। तो ये जो सारा अरेंजमेंट होता है, मतलब किस तरीके से आपने इन अप्लायंसेस को कनेक्ट किया है, इसी कनेक्शन को, इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एक सर्किट कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर्किट दो तरीके के कौन कौन से होते हैं, दैट इज ओपन एंड क्लोज। तो ओपन सर्किट क्या होता है एंड क्लोज सर्किट क्या होता है, वैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया है। द ओपन सर्किट इज अ सर्किट इन विच नो करंट इज फ्लोइंग। एक ऐसा सर्किट जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, इस सर्किट को हम कहते हैं ओपन सर्किट। एंड द सर्किट इन विच द करंट इज फ्लोइंग इज नोन एज क्लोज सर्किट। जिस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है उस सर्किट को हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड सर्किट कहेंगे। जिस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है उसको हम कहेंगे
ओपन सर्किट। देखिए ओपन सर्किट मैंने क्या कहा, सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही, तो देखो सर्किट सेम है, उसको ओपन और क्लोज करने के काम कौन आता है, ये सारे स्विचेस जो होते हैं या प्लग्स जो होते हैं, इसकी हेल्प से आप किसी भी सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकते हो। तो चलिए एक डायग्राम देख लेते हैं, सर्किट देख लेते हैं कि किस तरीके से आप सर्किट बनाते हो। तो आपने देखा होगा कि सर्किट में आपके पास क्या क्या होता है। सबसे पहले तो करंट का सोर्स होना जरूरी है, बिना सोर्स के किस काम का वो सर्किट रहेगा। तो सबसे पहले सोर्स होना जरूरी है। तो सोर्स क्या है, एक सेल यूज कर सकते हो या बैटरी यूज कर सकते हो। मैंने ये सोर्स यूज किया, सेल, एक सेल यूज किया मैंने, तो ये हो गया करंट का सोर्स। अब जैसे ही मैंने ये सोर्स यूज किया तो इस सोर्स से जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, सबसे पहले तो आप यूज करोगे एक की या फिर एक स्विच। तो मैं एक स्विच यूज कर लेता हूं, राइट, एक स्विच यूज कर लेता हूं। अब ये जो करंट जा रहा है, ये जा रहा है किसी बल्ब में, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब, ये इस तरीके से हम बल्ब को शो करते हैं। तो मान लेते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम कर रहे हैं एक बल्ब को ग्लो करने में, एक बल्ब जलाने में। तो ये हो गया सिंबल, और ये क्या है, पूरा एक सर्किट का डायग्राम है। इस तरीके से आप सर्किट डायग्राम बनाते हो। यहां पे ये जो सर्किट है ओपन सर्किट, आप देख ही सकते हो, ठीक है। यहां पे किससे पता चलता है, केवल स्विच से पता चलता है। तो दिख रहा है यहाँ पे स्विच आपने इस तरीके से बनाया है। ये आपकी बैटरी हो गई, बैटरी तो ऐसे ही रहेगी, या सेल जो है ये आपका सेल है तो सेल तो ऐसे ही रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे स्विच क्या है, ओपन है, तो इसका मतलब सर्किट क्या होगा, ओपन होगा। इसी को अगर आप इस तरीके से कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये अब क्या हो गया, क्लोज सर्किट हो गया। तो सर्किट सेम ही रहेगा, स्विच को ऑन ऑफ करने से सर्किट ओपन या फिर क्लोज होता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या हैं। कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस थ्रू विच electricity or electric current can pass easily. So the substances through which the electric current can pass easily are known as conductors, while the substances through which electric current cannot pass easily are known as insulators. तो यहाँ पे दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं। ये एक सब्सटेंस है, इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है तो इसको मैं क्या कहूंगा, कंडक्टर कहूंगा। और अगर इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास नहीं हो पाता है उसको मैं कहूंगा इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मेटल्स वायर्स जो होती हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है, दे आर कंडक्टर्स। ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इजीली पास हो जाता है। मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंसेस की जिसको आप रेजिस्टेंस कहते हो। तो इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रेजिस्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। तो क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम है तो ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। वहीं पे जो इंसुलेटर्स होते हैं, इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने ही नहीं देते हैं। तो कंडक्टर्स के एग्जांपल तो मैं आपको बता चुका हूं, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। इंसुलेटर्स के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर्स के। तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे, जितने भी टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।